नमस्कार। भारत में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की कर्नाटक में पुष्टि हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि 66 और 46 साल के 2 पुरुषों में इसे पाया गया है और एक व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका गया था, लेकिन दूसरे ने कोई यात्रा नहीं की। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अन्य केसेस की भी जांच चल रही है। सरकार का कहना है कि एहतियात बरतें, पैनिक न करें। जिसका डर था वही हुआ। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में दाखिल हो चुका है। इससे 2 लोग कर्नाटक में संक्रमित पाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक यात्री की ट्रैवल हिस्ट्री दक्षिण अफ्रीका की है, जबकि दूसरा बेंगलुरु के अस्पताल में हेल्थ केयर वर्कर है। उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। इनमें से एक को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल है, दूसरा केस 46 साल के एक मेल है। चिंता और चुनौती अब बढ़ गई है, लिहाजा एहतियात भी बढ़ा दिया गया है। इन दोनों मरीजों के संपर्क में आए तमाम लोगों की पहचान हो गई है। नंबर 1 प्राइमरी कांटेक्ट, नंबर 2 सेकेंडरी एंड नंबर 3 टर्शरी। जो रिमोटेस्ट कांटेक्ट भी हैं वो इस पूरे केस के ट्रेस कर लिए गए हैं दोनों के। जोखिम वाले देश से करीब 8000 यात्री भारत आए हैं। इनमें 10 यात्रियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। बेंगलुरु से निहाल किदवई के साथ नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। खबर मुंबई से। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को निलंबित किया गया है। उन पर सर्विसेज रूल तोड़ने का आरोप लगा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। थैंक यू। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त तो वर्तमान में होमगार्ड डीजी परमबीर सिंह को महाराष्ट्र सरकार ने निलंबित कर दिया है। दरअसल परमबीर सिंह के खिलाफ जो आदेश कॉपी में लिखा है कि 4 मामले हैं। एक कल्याण का बाजारपेट में है, दूसरा ठाणे के कोपरी, एक ठाणे नगर पुलिस थाना और मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने में मामला दर्ज है। और इसके साथ ही उनके ऊपर सेवा के नियमों का उल्लंघन का भी आरोप है, जिसके तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। परमबीर सिंह के साथ ही एक और पुलिस अफसर जो कि वर्तमान में नागपुर में अपर पुलिस अधीक्षक के तौर पर तैनात है। वो जब ठाणे में परमबीर सिंह सीपी थे तब वो डीसीपी ठाणे में हुआ करते थे, और जब मुंबई में परमबीर सिंह आए तब उनके साथ यहाँ मुंबई में भी डीसीपी हुआ करते थे पराग मनेरे, उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। बहरहाल जब फरवरी 2021 में जब एंटीलिया बम स्क्वायर मामला हुआ था, तब अनिल देशमुख और परमबीर सिंह में एक टकराव हुआ था, जिसके बाद परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था। तो परमबीर सिंह के खिलाफ कई जबरन वसूली के मामले भी दर्ज किए गए थे, जिसके बाद से वो लापता थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद यहाँ मुंबई में आए, और मुंबई में आने के बाद उनके खिलाफ जो गैर जमानती वारंट जारी हुए थे उनको उन्होंने निरस्त करा दिया था। आज ही उनके खिलाफ जो भगोड़ा अपराधी घोषित की जो नोटिस थी वो भी खारिज कर दी, आज ही रद्द हो गई थी। लेकिन आज ही राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, और आदेश कॉपी में ये लिखा है कि निलंबन के दौरान उनका जो हेडक्वार्टर होगा वो महाराष्ट्र पुलिस डीजी का ऑफिस होगा, यानी मुंबई में ही उन्हें रहना होगा। अगर मुंबई से बाहर जाएंगे तो उन्हें डीजीपी से इजाज़त लेनी होगी। और अब मुंबई के बाद खबर पंजाब से। एक दिन के दौरे पर पंजाब के पठानकोट पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा और सैनिकों को लेकर अहम चुनावी घोषणाएं की। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के लिए कमजोर माने जाने वाली पंजाब के माझा इलाके में भारी भीड़ के साथ तिरंगा यात्रा निकाल के शक्ति प्रदर्शन भी किया। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, गलत तो नहीं कह रहा, सरकारी स्कूलों का पंजाब में बुरा हाल है। इनको ठीक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जैसे दिल्ली में ठीक हुए, पंजाब में भी स्कूल ठीक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो मेरी आज पहली गारंटी है, पंजाब में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा देना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी होगी। पंजाब को शिक्षा की धरती बनाएंगे, जैसे दिल्ली में अच्छा काम किया ऐसे पंजाब में करेंगे।
आज मैं पठानकोट की धरती से ऐलान कर रहा हूं, हमारी सरकार बनेगी अगर पंजाब का कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा या पंजाब पुलिस का कोई भी जवान किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को शहादत के बाद 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। और दिल्ली के प्रदूषण से, दिल्ली और आसपास के इलाकों के प्रदूषण से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें कि यहां इन इलाकों में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का सब्र का पैमाना भर चुका है। अदालत ने सरकारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर कल फिर सुनवाई होगी। दिल्ली और एनसीआर की हवा में जहर बढ़ता जा रहा है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी भी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया, कहा आपने स्कूल खोल दिए, 3-4 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़े घर से काम कर रहे हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हालात दिख रहे हैं। डांट के बाद दिल्ली सरकार तुरंत हरकत में आई और स्कूल बंद कर दिए गए। उसको लेकर के सरकार जो है उन चीजों को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब स्कूल दोबारा बंद कर देंगे। कब से बंद कर रहे हैं? कल से जो है स्कूल बंद कर दिया जाएगा फर्दर ऑर्डर तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पारा कम नहीं हुआ। कोर्ट ने केंद्र पर भी सवाल उठाए। आपने प्रदूषण के लिए पूरा आयोग बना दिया, 30-40 अफसरों का मंत्रालय जैसा है, लेकिन आयोग भी कुछ नहीं कर पाया। हमने अपना समय बर्बाद किया है। जमीनी चीजों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, कहाँ हमारी कमियां हैं, कहाँ खामियां हैं, उसको दूर करना पड़ेगा। तो केवल स्कूल ही बंद करना है, केवल वही एकमात्र नहीं है। अनेक इस प्रकार के कारण हैं जिससे प्रदूषण फैल रहे हैं या प्रदूषण बढ़ता है। हमको उन सभी चीजों को मैनिटली उसको देख करके, और दिल्ली सरकार को मेरा आग्रह होगा कि और भी मैनिटली इन चीजों पर वो जाएं, और ताकि जमीनी हकीकत, और हम भारत सरकार हर प्रकार का सहयोग करने के लिए कटिबद्ध है। हताश सुप्रीम कोर्ट ने इतना तक कह दिया कि अदालत आदेश जारी करती रही, वकील बहस करते रहे, सरकारें कदम उठाने का दावा करती रहीं, तो फिर प्रदूषण बढ़ क्यों रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि इस पॉल्यूशन की लेवल कम क्यों नहीं हो रहा है, जबकि एफिडेविट फाइल कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कि ये बहुत काम कर रहे हैं। कि कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा कि स्कूल क्यों खुल गए हैं जबकि बाकी सरकारी लोग घर से काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो कार्य कर रहे हैं पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, तो वो आज AQI लेवल 500 से ऊपर क्यों था। उन्होंने ये भी कहा है कि इस इमरजेंसी सिचुएशन में नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि एयर पॉल्यूशन बिल्कुल खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। शुक्रवार सुबह तक अगर कदम नहीं उठाए गए तो अदालत टास्क फोर्स के गठन जैसा सख्त कदम उठा सकती है। सरकारों के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। हालात बेकाबू हो चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, या तो कदम उठाइए वरना देश की सबसे बड़ी अदालत सख्त कदम उठा ही लेगी। नई दिल्ली से हिमांशु शेखर मिश्रा के साथ आशीष भार्गव की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब क्रिप्टो करेंसी को लेकर जानकारी। क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं लगाया जाएगा। सरकार की योजना की एक्सक्लूसिव जानकारियां मिली हैं और उनके हिसाब से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा, बैन नहीं। क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मुद्रा की मान्यता नहीं मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी की बजाय क्रिप्टो एसेट कहा जाएगा। क्रिप्टो पर सरकार बीच का रास्ता अपना रही है। सिर्फ एक्सचेंज से क्रिप्टो का लेन देन होगा और क्रिप्टो एसेट के लिए एक्सचेंज के कई स्तर होंगे। क्रिप्टो एक्सचेंज का नियमन सेबी करेगी। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हिमांशु। भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसीज को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब यह तय किया गया है कि भारत में क्रिप्टो करेंसीज पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इससे पहले यह खबर थी कि संसद के शीत सत्र के दौरान सरकार एक नया बिल ला सकती है जिसमें क्रिप्टो करेंसीज पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान होगा, लेकिन अब सरकार ने अपनी रणनीति बदली है और अब यह तय किया गया है कि क्रिप्टो करेंसीज पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा बल्कि उन्हें सख्ती से रेगुलेट किया जाएगा और रेगुलेशन की जो जिम्मेदारी है वो सेबी के पास होगी। भारत सरकार ने यह भी तय किया है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर भारत में नहीं माना जाएगा और साथ ही इस सत्र में जो नया कानून सरकार लेकर आने की तैयारी कर रही है, जो नया बिल लाने की तैयारी कर रही है, उसमें बहुत सख्त प्रावधान भी हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति क्रिप्टो करेंसीज
को रेगुलेट करने के लिए जो नए नियम तैयार किए जा रहे हैं उनका उल्लंघन करता है तो उसे 1.5 साल तक की सजा हो सकती है या 5 से 20 करोड़ तक का उस पर पेनल्टी भी लगाया जा सकता है। और किसी भी क्रिप्टो एसेट पर अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसकी ट्रेडिंग सिर्फ एक्सचेंज पर ही अलाउ की जाएगी। दिल्ली से सुनील प्रभु के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद कि कोई यूपीए नहीं है, कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से दिए गए बयानों में ममता की जमकर आलोचना हो रही है। दिग्विजय सिंह ने उनके बीजेपी से हाथ मिलाने तक का ताना दे दिया है। आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? करेगा बैठ के? कोई यूपीए नहीं है का ममता बनर्जी का बयान कांग्रेस को बहुत नागवार गुजरा है। अब तक तृणमूल को साथ लेकर चलने की बात करने वाली कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो ये ऐसा कहना कि राहुल गांधी जी फील्ड में नहीं है, वहाँ नहीं है, ये देखो व्यक्तिगत किसी की टिप्पणी, हम सब मिलके बीजेपी का मुकाबला करना है। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के विदेशों में रहने की बात भी की, जिसे कांग्रेस व्यक्तिगत हमला मान रही है। कांग्रेस पहले ममता पर अधीर रंजन चौधरी के हमलों से एक दूरी बनाकर चलती थी। सूत्र बताते हैं कि अब कांग्रेस आलाकमान ने अधीर रंजन चौधरी के भी हाथ खोल दिए हैं। अंकगणित पाठ कीजिए, 20% पॉपुलर वोट कांग्रेस के साथ है और टीएमसी के साथ है 4। इस बीच ममता के सलाहकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कांग्रेस नेतृत्व पर बड़ा हमला बोल दिया। कहा, 10 सालों में पार्टी ने 90% चुनाव गंवाया है। इसका नेतृत्व दैवीय नहीं है। विपक्ष का नेतृत्व लोकतांत्रिक तरीके से तय होना चाहिए। कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर भी आई। हम कंसल्टेंट्स की टिप्पणियों पर टिप्पणी नहीं करते, खास तौर से अगर उनकी कोई अपनी विचारधारा ना हो और वो मोदी जी के भी कंसल्टेंट रहे। ममता बनर्जी के साथ अब तक ममतापूर्ण तरीके से पेश आने वाले कांग्रेस के हाईकमान ने अब ममता बनर्जी के खिलाफ कठोर रवैया अपनाने का पार्टी को निर्देश दे दिया है। तभी पार्टी के कई नेता ममता के खिलाफ बढ़ चढ़कर बयान दे रहे हैं। यूपीए नहीं है इस बयान से जितनी नाराजगी कांग्रेस में है, उससे कहीं ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि किस तरह से ममता बनर्जी ने विदेश यात्रा का जिक्र कर राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमला करने की कोशिश की। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी को डिजिटल रूप से चलाने वाली कंपनी एनडीटीवी कन्वर्जेंस ने दुनिया के सबसे बड़े कंटेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म तबूला के साथ एक ऐतिहासिक एडवर्टाइजिंग डील की है। ये डील 10 सालों के लिए है और इससे एनडीटीवी कन्वर्जेंस को 750 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है, जो कंपनी को सौंपे गए लक्ष्यों को पूरा करने पर निर्भर करता है। ये डील एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए अब तक की सबसे बड़े विज्ञापन सौदों में से एक है और हम अपने ऑनलाइन दर्शकों को उनकी खबर पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।